हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज चैप्टर 1 सेट। और ये बेटा वीडियो है बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो बेटा अभी जो हमने 10 तक पढ़ा था वो ऑलमोस्ट हमारे जो क्लासेस में था वो रिपीट हो रहा था, मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमें पता थी। बट ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आप सब कुछ नया पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे कि पहले ही ले लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा एंड दैट इज व्हाट इज सेट। सेट है क्या? तो बेटा मेरी डेफिनेशन ये है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है वेल डिफाइंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बेटा बात करेंगे सेट के बारे में। सेट क्या होता है बेटा? सेट का मतलब होता है कलेक्शन। जैसे कि 3 रूम सेट, मतलब कि कलेक्शन ऑफ 3 रूम्स। जैसे बुक्स का सेट, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स, है ना। तो किसी भी चीज का जो सेट है इसका मतलब कलेक्शन। लेकिन जब हम बेटा मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं तो मैथ्स में सिर्फ हम उन सेट्स की बात करते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है बेटा? बेटा वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि किसी से भी आंसर पूछा जाए सबका आंसर सेम हो, आंसर वेरी ना करे। कहने का मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स इन योर क्लास 10th, तो बेटा क्लास 10th के आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए सबकी बुक्स बेटा क्या थी? सेम थी। या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन योर मैथ्स बुक, तो बेटा मैथ्स की बुक में जितने चैप्टर है चाहे मैं आपसे पूछूं या किसी और बच्चे से पूछूं सेम रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है। या फिर बेटा मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो मैं आपसे पूछूं या किसी और बच्चे से पूछूं आंसर क्या रहने वाला है बेटा? सेम। या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद जे इन अ ईयर, तो बेटा अब आपका आंसर क्या होगा भाई? जनवरी। फिर क्या होगा भाई? जून एंड देन जुलाई। अब बेटा ये मैं आंसर आपसे पूछूं, इसका आंसर चाहे मैं आपसे पूछूं या ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछ लूं, बेटा सबका आंसर रहने वाला है सेम। तो क्या यहाँ पे आंसर वेरी किया? नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या है? एक सेट है। अब सेट क्या नहीं है? जैसे कि मैं ये बोलूं कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर, 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर। अब बेटा यहां पर क्या होगा? सबका आंसर वेरी करेगा। जैसे कि कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा एबी डिविलियर्स, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो यहां पर बेटा सबका आंसर वेरी कर सकता है। या फिर बेटा मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो बेटा 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो शायद आप सोचोगे भाई टाइगर और स्नेक और ये वो, लेकिन बेटा कुछ लोगों को तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेटा जो आंसर है वो वेरी कर सकता है। तो बेटा जब आंसर वेरी नहीं करेगा तब उसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटा अब देखते हैं कि आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली इस चैप्टर में। पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम बेटा मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज की पॉइंट पे। हम सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो बेटा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को आज से हम बेटा कैपिटल N से डिनोट किया करेंगे। तो कहीं पर भी अगर बेटा कैपिटल N दिख जाए समझ जाना वहां पर क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेक्स्ट बेटा देखिए, दिस सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो बेटा अगर होल नंबर की बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें पता होनी चाहिए। होल नंबर को बेटा हम डिनोट करेंगे किससे? W से। फिर बेटा दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब बेटा देखिए इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा 2 तरीके के। तो बेटा इनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स। तो बेटा यहां पर Z प्लस अगर लिखा हुआ है इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई। और अगर नेगेटिव लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स।
ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए, अब बेटा मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, जहां पर भी प्लस और माइनस का केस होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद बेटा क्या आता है आपका, दिस सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। भाई रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और बेटा रैशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे q से, और ये भी बेटा दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और दूसरे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे तो q प्लस, और अगर नेगेटिव होंगे तो q माइनस से डिनोट करेंगे। इसके बाद दिस सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स। तो बेटा इररेशनल नंबर्स को हम कई बार i से डिनोट करते हैं और कई बार बेटा इसको t से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो इसलिए कई सारी बुक्स में तो दिया भी नहीं होता है। इसके बाद दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे r से, और बेटा रियल नंबर भी कितने होंगे, टू टाइप्स के होंगे, एक तो बेटा पॉजिटिव रियल नंबर्स और दूसरे नेगेटिव रियल नंबर्स। तो कहीं पर भी अगर q लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, रैशनल नंबर, कहीं पर z लिखा हुआ है इसका मतलब इंटीजर्स, कहीं पर w लिखा हुआ है इसका मतलब होल नंबर्स। तो बेटा ये सिंबल्स है, इतना बड़ा कौन लिखेगा, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इससे बेटर क्या है, मैं सिर्फ n लिख दूंगा, और ये बातें आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, तो आप ये नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि एक नया सिंबल आज आपको पता चल रहा है, दैट इज एप्सिलॉन। ये बेटा आप क्या करेंगे, ऐसे सी बनाकर और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एंड दैट विल बी नोन एज एप्सिलॉन। और बेटा एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट बिलोंग्स टू। किस लिए बेटा डिनोट किया जाता है, बिलोंग्स टू, और इसको लिखा कैसे जाता है, ए बिलोंग्स टू ए। अब ए क्या है, एक बेटा ये है बेटा एक एलिमेंट, ठीक है, और ए ये वाला क्या है, ये है बेटा एक सेट। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2, तो बेटा आप कहोगे सर 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो सेट ए में मौजूद है। ओके, अगर मैं कहूं अच्छा बेटा 7, आप बोलोगे सर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बेटा यहां पर एक नया और वर्ड आ गया, आप क्या करोगे, सी बना के एक बीच में लाइन ड्रॉ की और उसको कट कर दिया। इसको बेटा हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड टू डिनोट डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू। ए क्या है बेटा, उस सेट ए का एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो सारे के सारे 1 2 3 4 5 ये जो सारे प्रेजेंट हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब बेटा एक बात, तो ये जो 2 है वो 2 ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है जो 2 है वो सेट ए में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो आप बोलोगे 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 7, क्या 7 इस सेट में आपको कहीं नजर आ रहा है, नहीं है, इसका क्या मतलब है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब बेटा इतना लंबा कौन लिखे, इससे बेटर हमने क्या किया, एक सिंबल बना लिया है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ ओ, आप बोलोगे सर ओ बिलोंग्स टू बी। बेटा सेट अगर ए होगा तो ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे। ठीक है, अभी सेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे टी, आप बोलोगे सर टी तो इस सेट में है ही नहीं, इसका क्या मतलब है, टी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये दो सिंबल हम यूज करने वाले हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, जो एलिमेंट है वो इस सेट में मौजूद है, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। और 7 यहाँ पे है नहीं तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ओ मौजूद है, इसका मतलब ओ बिलोंग्स टू बी। टी क्या आपको कहीं पे दिख रहा है, नहीं है, इसका मतलब टी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये बेटा केसेस होते हैं कि कई बार हम सिंबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट पार्ट टॉपिक, जो कि है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो बेटा देखिए, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक चीज तो अपने माइंड में बेटा बैठा लीजिए कि किसी भी सेट को हम किसी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। हो सकता है वो सेट ए हो सकता है वो सेट बी हो सकता है वो सेट बी हो, लेकिन हम इन सबको बेटा क्या करेंगे,
ए बी या सी से डिनोट करेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर से। अब ए बी सी से क्यों? क्योंकि हो सकता है बेटा एक ही क्वेश्चन में 3 सेट्स हों, अगर 3 होंगे तो हम उसको सेम से डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम ए बी सी से यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो 2 फॉर्म है वो कौन सी है? रिप्रेजेंट करने के बेटा 2 तरीके हैं। पहला तो है बेटा रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले बात करते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बेटा डेफिनेशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। ब्रेसेस बेटा क्या होते हैं? ये। अब जैसे कि मैं एक बात कहूं आपसे, कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन मैथ्स, तो बेटा अब आप क्या करोगे? वो क्या कह रहे हैं, ये एक सेट है, वो क्या करें, इन सारे एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर दीजिए और बेटा इनको सेपरेट कर दीजिए बाय कॉमास और इनको इनक्लोज कर दीजिए विद इन ब्रेसेस। अब बेटा डेफिनेशन और पढ़ते हैं एक बार। देखो, ऑल दी सेट आर लिस्टेड, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मैंने लिस्ट कर दिया है। दी एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, तो मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या किया? कॉमा से सेपरेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और इनको बेटा क्या किया? मैंने इनक्लोज कर दिया विद इन ब्रेसेस। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा वो ये बोल दें कि सेट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बुक, तो बेटा इसके एलिमेंट्स को अब आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। आप सोच रहे होगे भी ऐसे करना है, लेकिन बेटा ये क्या हो जाएगा? गलत। याद रखना, किसी भी सेट में एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ओ को हम एक बार ही लिखेंगे। तो इसका सेट बेटा ये ना होकर ये होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं ट्रिगोनोमेट्री, तो बेटा इसका सेट क्या होगा? TRIGON। अब बेटा O मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि O ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, लेकिन M नहीं आया, E नहीं आया, ठीक है, T ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं दोबारा से T नहीं लिखूंगा। R ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखूंगा। Y नहीं आया था, वो मैंने लिख दिया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर कोई लेटर आ जाएगा तो उसके अल्फाबेट्स को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, और क्या है? जैसे कि वो ये कहते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो बेटा इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, ये हो गए, ठीक है। या फिर ये बोल दें कि द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो बेटा लेस देन 6 क्या होगा बेटा? अब आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा ये है सेट ऑफ ऑल दी स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्योंकि 6 का तो 36 हो जाएगा, तो ये हो गए। या फिर बेटा और क्या हो सकता है? सेट ऑफ ऑल दी ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, तो ऑड नेचुरल नंबर्स, तो बेटा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला? लेस देन 7। तो इस तरीके से बेटा आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट कर दोगे। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डी, वो कहते हैं सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स, ऑल दी वॉवेल्स बोलते हैं, तो A-E-I-O-U। समझ में आ गई बात ही नहीं? तो इस तरीके से आप वॉवेल्स का सेट लिख दोगे। बस कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं करना, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपनी सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग सिंबल x। तो पहली बात तो हर एक एलिमेंट के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे एंड दैट इज x, विच इज फॉलोड बाय अ कॉलन दिस।
इस तरीके से सिंबल होगा और इसको पढ़ेंगे बेटा क्या, सच दैट। क्या पढ़ेंगे, सच दैट। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और वर्टिकल बार, या फिर तो आप ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बाद we describe, then we write the characteristic property possessed by the elements of the set and enclose the whole description within braces। जैसे कि बेटा मैं ये वाला केस उठा लेता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, अब हमें बेटा लिखना है इसकी डिस्क्रिप्शन। आप क्या लिखोगे, x सच दैट। ये चीज़ तो अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हम किससे डिनोट करने वाले हैं, x से। तो x सच दैट x, ये चीज़ तो आनी ही आनी है हर एक क्वेश्चन में, तो ये चीज़ तो याद कर लो आप। इज इक्वल्स टू, अगर वो ये कहते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो बेटा लेस देन 10 ये रहे। अच्छा, इवन नंबर आप कैसे बनाते हो, इवन नंबर बनाते हो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा ये क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नंबर। अब बेटा हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बेटा n की जो वैल्यू है वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे चलो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, n बिलोंग्स टू n एंड n की जो बेटा वैल्यू है वो किससे होनी चाहिए, लेस देन 10। बेटा अब लेस देन 10 तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 5, लेस देन और इक्वल्स टू 5, सॉरी 4। क्योंकि बेटा देखो अगर आप 4 पुट करोगे 4 2 जा 8 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 4 3 जा 6 आ जाएगा, अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगी। ये बात है बेटा थोड़ी थोड़ी अभी दिक्कत होगी, जब एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा तो अभी क्लियर हो जाएगा, देखते रहो। अब जैसे कि वो ये बोल दें x सच दैट, मतलब कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोलते हैं, तो बेटा अब आप क्या करोगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आप चाहो तो, या फिर बेटा आप एक और तरीका है कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू n, और बेटा n क्या है, बिलोंग करता है इंटीजर से। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू n, x की वैल्यू n है और n बेटा कहाँ से बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू या तो -1 0 1 2 3, इसी तरीके से माइनस की कोई वैल्यू हो सकती है, माइनस प्लस को कंबाइन करते तभी तो इंटीजर्स बनते हैं। अब देखो इधर बेटा c, और क्या हो सकता है भाई, जैसे कि मैं आपसे ये बोल दूं कि x सच दैट x इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बोल दिया जैसे कि मैंने, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स कैसे बनेंगे बेटा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n प्लस 1। भाई ये है इवन नंबर और ये क्या होता है, ऑड नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये होता है इवन नंबर और ये क्या होता है बेटा, ऑड नंबर। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला, ऑड नेचुरल नंबर, तो बेटा अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नेचुरल n और लगा दोगे, क्योंकि n की वैल्यू बेटा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो फिर वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर बेटा ये zn कैसे ले रहा हूँ, इसके लिए बेटा आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि बाकी आप कुछ क्वेश्चंस करोगे आपको अपने आप ये बातें सारी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। फिलहाल तो बस आप ये समझिए कि जिसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो रोस्टर फॉर्म, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में कराया जाएगा वो सेट बिल्डर फॉर्म। बाकी बेटा ये चीज़ें तो जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की अपने आप आ जाएगी। अच्छा, जैसे कि ये भी तो बेटा एक केस आ सकता है, वो कहेंगे जी इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x इज अ वोवेल, हो गया खत्म, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये वाला केस आ सकता है कि इसको आप क्या कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो बेटा देखते ही पता चल रहा है ये स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो बेटा अब क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो बेटा n का स्क्वायर, ये इसका पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। अब बेटा देखो
n की जो वैल्यू है वो बेटा किससे ली गई है, नेचुरल नंबर से ली गई। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, तो इसलिए मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया है। एंड बेटा एक कंडीशन आपको यहाँ पर और लिखनी पड़ेगी, जो बेटा n की वैल्यू है वो देखो 5 तक है, अगर 5 से ज़्यादा होती तो 36 भी होता, फिर 49 भी होता, इसका मतलब इसकी वैल्यू बेटा कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, 5 तक। तो जो n की वैल्यू होगी या वो तो 5 या वो 5 होगी या 5 से कम होगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये और क्या हो सकता है बेटा, जैसे वो ये बोलते हैं कि एक आधी क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, वो बेटा क्या बोल सकते हैं आपसे, क्यूब बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। एक कोई सेट ले लेते हैं, जैसे क्यूब, 1 का क्यूब बेटा कितना होता है 1, 2 का क्यूब बेटा कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का कितना होता है बेटा 64, ऐसे। तो बेटा वो ये कहेंगे, इसको आप क्या कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो बेटा देखते ही पता चल रहा है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो अब बेटा देखो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, अगर बेटा क्यूब होगा तो क्यूब की फॉर्म में। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू n क्यूब, ठीक है। और n की वैल्यू बेटा किससे ली गई है, नेचुरल नंबर से। कैसे पता चला बेटा, अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो देखो सबका क्यूब है और क्यूब हमेशा किस में आता, नेगेटिव नंबर में आता, क्योंकि क्यूब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू किससे ली गई है, नेचुरल नंबर से ली गई है। और बेटा कहाँ तक ली गई है, n की वैल्यू ली गई है सिर्फ 4 तक, क्योंकि अगर 4 से ज़्यादा होता तो फिर 5 का भी तो क्यूब आता 125, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अगर ऐसी स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा तो बेटा वो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब बेटा डेफिनेशन को एक बार और पढ़ते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ अ सेट बाय यूजिंग अ सिंबल x। तो हर एक सेट के एलिमेंट को हम x से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिनोट किया, विच इज फॉलोड बाय डैश। तो देखो ये सच दैट, आप चाहो तो बेटा ऐसे बार भी लगा सकते हो, एक ही बात है, चाहो तो ऐसे 2 डॉट लगाओ या बार लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। वर्टिकल बार, देन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक। देखो फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी कि वो स्क्वायर है, क्यूब है या कोई वोबल है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पजेस बाय द एलिमेंट्स, तो जैसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है हमने वो लिख दिया, ठीक है, ऑफ द सेट। एंड इनक्लोज विद इन दी, इनक्लोज दी होल डिस्क्रिप्शन, पूरी डिस्क्रिप्शन को हम कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं। तो ये होती है बेटा रोस्टर फॉर्म और ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तो बेटा हमें सिर्फ ये समझना था कि रोस्टर फॉर्म दिखती कैसी है, सेट बिल्डर फॉर्म दिखती कैसे है, बस इतनी अगर आपको बात समझ में आ गई, समझ लीजिए इंट्रोडक्शन हो गया। क्योंकि अब जो है जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें बेटा क्या हो पाएंगी, पक्की हो पाएंगी, ठीक है। तो बेटा ये था आज का इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे सारे के सारे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। तो अगर बेटा आपको ये सब कुछ समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।